नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के एप्लीकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे है बच्चा पार्टी? चलिए फटाफट सभी के सभी साथी जो हैं इस सत्र के साथ, इस सेशन के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए ताकि जो आज की क्लास है इस क्लास का आप अधिकतम फायदा उठा सकें। चलिए सभी साथियों को जय हिंद है, सभी को स्वागत है, सभी को नमस्कार है, सभी को राधे राधे है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आपको पता है कि अपनी बात जो चल रही हुई थी ये अपनी बात डिजीज से चल रही थी और डिजीज में हम लोग वायरस से होने वाली बीमारियों के विषय में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आइए इसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ और जो डिजीज हैं जो वायरस से होने वाली हैं इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो फटाफट सभी के सभी साथी, सभी के सभी बच्चे जो है ये फटाफट सत्र को ज्वाइन कर लो, सेशन को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी बात आपको मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं। अपन लोगों की बातें चल रही थी डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, इससे अपनी बात चल रही हुई थी। ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस से बात चल रही हुई थी। अपन लोगों की बात चल रही थी विषाणु जनित रोग की, है ना बच्चों? विषाणु जनित रोग के विषय में बात चल रही थी जिसमें कई सारे डिजीज को हमने देख लिया हुआ था। शेष जो बचे हुए डिजीज हैं उनके विषय में अपन लोगों को बात कर लेनी है। ठीक है, चलो ओके। तो फिर यस कोच साहब, तो आज हमें बात किसकी करनी है वायरस के अंतर्गत? चलो आज बात करते हैं किसके विषय में? सबसे पहले बात करते हैं एड्स के विषय में। एड्स जैसा कि आपको सबको पता है कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हमारे पास, पहले तो ये देखा कीजिए कि ये एब्रेविएटेड फॉर्म होता है, ये हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या हो जाता है? ये एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है, शॉर्ट में हम लोग इसको एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स तक हो गया हुआ था अखिलेश बाबू, तो उसके बाद की जो बातें हैं उसको हम लोग कर रहे हुए हैं, अगली डिजीज को देख रहे हुए हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है बालक, जो वायरस है, जो विषाणु है, ये विषाणु कौन सा होता है? विषाणु की बात करते हैं कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल विषाणु कौन सा है। ठीक है, तो जो विषाणु हो जाता है सामान्य रूप से आप लोग इसको HIV बोल देते हो कि HIV विषाणु होता है। ठीक है, ये HIV क्या हो जाता है? ये HIV हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV वायरस हो जाता है। लेकिन सही मायने से बात करें तो ये वायरस जो होता है साथियों, ये वायरस किस फैमिली से आता है? ठीक है, ये जिस फैमिली से आता है, याद रखिएगा कई बार फैमिली के अंदर बात कर लिया जाता है, तो फैमिली जो है इसकी फैमिली का क्या नाम है बच्चों? ये रेट्रो वायरस फैमिली से आता है। किससे? रेट्रो वायरस फैमिली से आता है। तो कई बार आपको HIV डायरेक्टली, चूंकि HIV का तात्पर्य क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर रहा है, इसमें वायरस का नाम नहीं आ रहा है, इसमें बात आ रहा है कि ये इम्यून सिस्टम जो है आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो वायरस कौन सा है? रेट्रो वायरस फैमिली है और इसके अंदर कौन सा होता है? लेंटी वायरस होता है, लेंटी वायरस। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेट्रो वायरस इसकी फैमिली है और रेट्रो वायरस के अंदर भी कौन सा है एड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल? लेंटे वायरस। तो ये हो जाता है। बाकी अगर फैमिली के नाम से नहीं पूछा जाता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देते हैं? HIV बोल देते हैं, HIV बोल देते हैं डायरेक्ट। बट इसकी फैमिली कौन सी है? ये फैमिली है रेट्रो वायरस की, और रेट्रो में कौन सा है? लेंटी वायरस है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो एड्स बीमारी है, इस एड्स बीमारी का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, इसका फैलाव किस तरीके से होता है? तो ये संक्रमित रक्त के द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है, अगर उसका रक्त किसी भी माध्यम के द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? एड्स से पीड़ित हो जाता है। तो इसका जो हो जाता है हमारे पास
फैलाव ये किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? संक्रमित रक्त के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा, संक्रमित रक्त के द्वारा होता है, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा होता है। और साथ ही साथ क्या है, ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो लैंगिक संबंधों के द्वारा भी इसका फैलाव होता है। तो हमने कहा कि इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है। ट्रांसमिशन जो है इसका ये हो जाता है थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, और थ्रू सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो संक्रमित रक्त के द्वारा अथवा लैंगिक संबंधों के द्वारा, संक्रमित रक्त अथवा लैंगिक संबंधों के द्वारा। तो किसी माध्यम से HIV पॉजिटिव ब्लड अगर किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति में एड्स हो जाता है, ठीक है। इवन अगर एक सिरिंज से कई सारे लोगों को क्या किया जाए, इंजेक्टेड किया जाए। ध्यान में रखा कीजिए, एक सिरिंज से अगर हम लोग कई सारे लोगों को इंजेक्टेड कर रहे हैं, या इवन अगर टैटू बनवाया जा रहा है, और टैटू बनवाने के दौरान टैटू में देखते हैं इस तरीके से क्या किया जाता है, आपको पिनअप किया जाता है, तो इसमें ब्लड क्लॉट भी आ जाते हैं। अगर कोई HIV पीड़ित व्यक्ति का टैटू बनाया जा रहा है और उसी निडल से किसी स्वस्थ व्यक्ति को बना दिया जाएगा तो भी इसका संक्रमण हो जाएगा। या सेम ब्लेड से कई सारे लोगों की दाढ़ी बनाई जाती है, तो इस केसेस में भी क्या हो सकता है, इस केसेस में भी हो सकता है एड्स का फैलाव। तो संक्रमित रक्त के द्वारा इसका फैलाव होता है, ध्यान में आपको रखना है। तो इन्फेक्टेड ब्लड और थ्रू सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा इसका क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंतर्गत आपके पास अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, प्रभावित अंग क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या है। तो प्रभावित अंग कौन सा होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक तंत्र होगा, इम्यून सिस्टम होगा आपकी बॉडी का, ठीक है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र होगा, रोग प्रतिरोधक तंत्र हो जाएगा। तो बेसिकली एड्स क्या है, एड्स एक चक्र है जिसके दौरान क्या देखने को मिलता है, एड्स एक चक्र है जिसके दौरान क्या हो जाता है कि एक साथ व्यक्ति को कई सारी बीमारियां हो जाएगी। जब आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र प्रभावित हो जाएगा, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंतर्गत नहीं रह जाएगी, तो कोई कॉमन बीमारी भी होगी वो भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे मान के चल लीजिए कि कोई घाव बन गया तो वो घाव तेजी से नहीं भरेगा। अगर सर्दी जुकाम भी हो गया है तो पता चल रहा है कि 6 महीने 8 महीने से सर्दी जुकाम चल रहा है, तो क्या हो जाता है आपको इस तरीके से, ये एक पूरा चक्र होता है जिसमें व्यक्ति के अंतर्गत कई सारी बीमारियां, जब शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो कई सारी बीमारियां जो होगी उस व्यक्ति को जकड़ लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास बीमारी है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, एड्स के लक्षण किस तरीके से देखने को हमें मिलते हैं। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें कि इस बीमारी के अंदर किस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बुखार आएगा लेकिन बुखार का कारण नहीं पता चलेगा, तो कहा जाता है फीवर ड्यू टू अननोन रीजन। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ तो मैंने भेज दिया हुआ है सिंह सौरभ कुमार साहब, हर दिन क्लास के बाद पीडीएफ भेज देता हूं। अगर बैकएंड टीम इसको अपलोड नहीं की हुई है तो आपने मुझे बता दिया हुआ है, आज मैं इसके विषय में पता करवा दूंगा। जो आपकी पीडीएफ होती है वो तो रेगुलर क्लास की मैं भेजता हूं, तो बैकएंड टीम की तरफ से अगर कोई समस्या आई हुई होगी तो मैं एक बार चेक करा लेता हूं, ठीक है, और अभी मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, बेफिक्र रहो मेरे भाई, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात किया जाता है तो फीवर आता है और फीवर के कारण नहीं पता चलता है, तो फीवर ड्यू टू क्या होता है, अननोन रीजन, बुखार का आना लेकिन कारण का पता स्पष्ट नहीं होना, फीवर ड्यू टू अननोन रीजन, अननोन रीजन,
बुखार का आना लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं होना, बुखार का आना लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं होना, कारण का स्पष्ट नहीं होना, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, शरीर का जो वजन होता है, शरीर के वजन में तेजी से कमी आती है। सर इस डेंगू कम्युनिकेबल? नहीं भाई, डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है। डेंगू जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है, ना ही एड्स कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, लॉस इन बॉडी वेट, शरीर के वजन में कमी, शरीर के वजन में कमी। तो क्या देखने को मिलता है, शरीर के वजन में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। यह निषेचन से भी हो सकता है। निषेचन की प्रक्रिया क्या है अखिलेश बाबू? हमने कहा हुआ है सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है। ये कह सकते हैं कि अगर माँ एड्स से पीड़ित है तो उससे जन्मने वाला बच्चा भी हो सकता है एड्स से पीड़ित। इस स्थिति में हो सकता है, इस स्थिति में हो सकता है, ठीक है। अब बात किया जाए इसके प्रिवेंशन और क्योर के विषय में, रोकथाम और इलाज की, तो याद रखा कीजिए कि इसका जो है कंप्लीट इलाज संभव नहीं है, तो प्रिवेंशन ही जो है इसका आपके पास उपाय है। रोकथाम तथा इलाज के विषय में बात किया जाए तो इलाज जो 100% है इसका संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम बनानी है कि किसी तरीके से HIV पॉजिटिव जो ब्लड है इसका जो होना चाहिए आपके पास, HIV ब्लड जो है, इस HIV ब्लड को किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा जाना चाहिए। अब बात किया जाए कि इसके इंक्यूबेशन पीरियड के लिए आप पूछ रहे हैं, तो इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कोई निश्चित नहीं होती है। ध्यान में रखा कीजिए, इसकी इंक्यूबेशन बालक जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। इसलिए निश्चित नहीं होती है क्योंकि हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। एड्स से कोई पीड़ित व्यक्ति 3 महीने में मर सकता है, कोई 6 महीने में भी मर सकता है, कोई 2 साल बाद भी मर सकता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर बारिश होने लगे और हम सारे लोग भीग जाए तो क्या इसका प्रभाव हम सभी लोगों पर एक जैसा होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। हम में से बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं होगा, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम आ जाएगा, कुछ लोगों को बुखार आ जाएगा। तो हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग होती है। तो एड्स के प्रति सभी व्यक्तियों के, जैसे देखिए अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हो गए लेकिन बहुत सारे नहीं भी हुए। तो हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, तो इसका फिक्स्ड इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। प्रिवेंशन एंड क्योर जो हो गया इसका किस तरीके से हो गया आपको, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम, संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम, ठीक है। अब एक सिरिंज से कई सारे लोगों को इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है, एक सिरिंज से बहुत सारे लोगों को टैटू नहीं बनाया जा सकता है, अननोन लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से इस बीमारी के ऊपर क्या किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये बात समझ गए। यहां एक और चीज को आप लोगों को ध्यान दे देना है दोस्तों, ठीक है। यहां पर एक और चीजों को आप लोगों को ध्यान दे देना है, इसके टेस्ट के विषय में पूछ लिया जाता है। तो इसके कई सारे टेस्ट हैं। परीक्षण की बात कर लिया जाता है कि एड्स का परीक्षण क्या है, तो इसका जो सबसे पॉपुलर परीक्षण है, इस टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट है। कौन सा है भैया, एलिसा परीक्षण सबसे इसका पॉपुलर है, जिसको पेपर में कई बार पूछा गया हुआ है, एलिसा परीक्षण को, ठीक है। सॉरी, यहाँ एच नहीं होता है, एलिशा होता है। एलिशा परीक्षण होता है, एलिसा परीक्षण होता है, ठीक है। अब ये जो एलिसा परीक्षण होता है, तो कई बार आपको एलिसा परीक्षण जो है, इस एलिसा परीक्षण का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। तो ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, तो एंजाइम लिंक्ड। अब है आपके पास एलिशा, तो क्या हो जाता है, इम्यूनो, ठीक है,
इम्यूनो असाय हो जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो असाय हो जाता है, इम्यूनो असाय हो जाता है। ये इसका क्या है, आपके पास फुल फॉर्म है। और इसके कई टेस्ट हैं, जैसे एक आपके पास हो जाता है, एक हो जाता है पीसीआर टेस्ट होता है, इसका पीसीआर टेस्ट होता है। तो पीसीआर क्या हो जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, आजकल जो इसका टेस्ट चल रहा हुआ है, ये टेस्ट कौन सा चल रहा हुआ है, ये वेस्टर्न ब्लॉट चल रहा हुआ है सबसे ज्यादा, वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये भी इसका परीक्षण है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। एक टेस्ट इसका हो जाता है रिप भी इसका टेस्ट है, रेडियो इम्यूनो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपके पास। सर पिछले वीडियो की पीडीएफ नहीं मिली है, विनायक भाई मैंने भेज दिया हुआ है, आपने कह दिया हुआ है तो उसको मैं चेक करा दूंगा। आज का दिन दो मेरे को, आज का दिन दो, उसको मैं चेक करा दूंगा। कई बार बैकएंड टीम के द्वारा क्लास प्रोसेसिंग में चली जाती है तो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाता है। मैंने यहां से सेंड कर दिया हुआ है, बाकी आज मैं सर्वर पर बैठ जाऊंगा, बैकएंड टीम के साथ एक बार मिल लूंगा। मैंने भेज दिया हुआ है, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी मेरे भाई? अगर आपको नहीं मिली हुई है इससे पहले वाले क्लास की, तो चलिए मैं आज बात कर लेता हूं कि क्या बैकएंड टीम को समस्या आई हुई है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये बात किसकी हमने कर लिया, ये बात हमने कर लिया एड्स के विषय में हमने बात कर लिया। चलिए इसके बाद करता हूं, आपसे बात करता हूं किसके बारे में, खसरा के बारे में, मीजल्स के बारे में। अगली डिजीज देखिए, अगली डिजीज आपके पास कौन सी है, खसरा है। ठीक है, मीजल्स। मीजल्स, खसरा। ठीक है, तो मीजल्स के विषय में हम लोग बात कर रहे हुए हैं, खसरा के विषय में बात कर रहे हुए हैं। ये भी एक विषाणु से होने वाला रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों में होता है। इसके लिए जो वायरस है, ध्यान में रखिए, इसके लिए जो वायरस है, जो विषाणु है बच्चों, इस विषाणु का क्या नाम होता है, इस विषाणु का नाम होता है मिक्सोमोर्बेली। क्या नाम होता है, मिक्सोमोर्बेली। ये हो जाता है आपके पास मिक्सोमोर्बेली, मिक्सोमोर्बेली। या फिर दूसरा वायरस कौन सा है, रूबेला वायरस है। दूसरा ध्यान में रखिएगा, रूबेला होता है, रूबेला। तो मिक्सोमोर्बेली या फिर रूबेला वायरस जो होता है, इसके कारण कौन सा हो जाता है, खसरा हो जाता है। सर फुल फॉर्म की हिंदी बता दो। अरे मेरे भाई, फुल फॉर्म उसको हिंदी में अंग्रेजी में कहो, एक ही होता है मेरे बच्चा। हिंदी अंग्रेजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा तो उसको पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया लिख दिया जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चे, और क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल जो टर्म है उसको तो ध्यान में रखा कीजिए, उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने लिख दिया हुआ है वो फुल फॉर्म ही है, जहां पर जिसकी जितनी औकात है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और बताओ और क्या दिक्कत है? ठीक है, रिप का पूछ रहे हो, चलो भैया रिप का बता देता हूं भैया। रिप का देखो, ये हो जाता है, रिप का कह रहे हो, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। सारा इम्यूनिस सिस्टम से होगा, सारा इम्यूनिस सिस्टम से होगा, तो रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है भैया, लिख लो रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं किसके विषय में, बालक पता कर लेते हैं, मीजल्स के विषय में पता करते हैं। ठीक है, तो इसका वायरस कौन सा हो गया, मिक्सोमोर्बेली हो गया, या फिर कौन सा हो गया, रूबेला वायरस हो गया। ठीक है, रूबेला वायरस हो गया। ठीक है,
अरे यार, एक ही सवाल को कितनी बार लिखोगे पीडीएफ पीडीएफ? मैंने बता दिया आपको कि पीडीएफ का तात्पर्य क्या है, पीडीएफ क्यों नहीं हुआ है, मैंने तो भेज दिया हुआ है यार। बोल रहा हूँ बैकएंड टीम से बात कर लूंगा, बार बार उसी चीज को आप लोग लिख रहे हुए हो, चैट पर ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। चलिए, ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इसका फैलाव कैसे हो जाता है, इस वायरस का फैलाव कैसे होता है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, फैलाव के विषय में बात करते हैं। तो फैलाव जो हो जाता है ये किसके द्वारा होता है? बाई एयर, बाई एयर, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, बाई एयर इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे। इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड है 12 से 21 दिनों के आसपास का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे, संक्रमण अवधि की बात करेंगे, तो 12 से 21 दिनों का होता है। 12 से 21 दिनों की इसके अंदर संक्रमण अवधि हो जाती है बालक। अब बात करें कि ये जो आपके पास खसरा है, इसके द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है, तो ध्यान में रखा कीजिए, इससे लिवर भी प्रभावित होती है, स्किन भी प्रभावित होता है, और इवन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में ये रखा कीजिए कि अगर हम लोग बात करें कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, प्रभावित अंग की बात करें, तो लिवर है, स्किन है, या फिर आपका सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है भैया, यकृत हो सकता है, त्वचा हो सकती है, या फिर सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो सकता है प्रभावित अंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंतर्गत किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, सिम्पटम्स क्या है, सिम्पटम्स क्या है, लक्षण क्या है। तो सिर दर्द और बुखार तो आपको पता ही है, कॉमन हो जाता है। तो हेडेक होता है, कोल्ड होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है। हेडेक है, कोल्ड है, वोमिटिंग है, फीवर है, एटसेट्रा, ये सारे जो होते हैं इसके अंतर्गत लक्षण हो जाते हैं। सिर दर्द हो गया, ठीक है, सर्दी हो गई, सर्दी लगना, उल्टी होना, बुखार इत्यादि, ये जो हो जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, मीजल्स के अंदर, खसरा के अंतर्गत जो हो जाते हैं ये सारे लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हो जाता है बीमारी, इस बीमारी के अंतर्गत इसका इलाज क्या है। तो इसमें वैक्सीन लगती है, इसमें वैक्सीन लगती है। सर सीएनएस क्या होता है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है मेरे भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है मेरे बच्चे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, जिसमें आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिलाकर क्या बोला जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखा कीजिए। सर कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार होगा? चेचक के लिए आपको बताया हुआ है विनायक भाई, वेरिसीला जोस्टर। चेचक के लिए कौन सा है? वेरिसीला जोस्टर, और छोटी माता के लिए वेरियोला। ये दोनों तो पढ़ा ही चुका हूं बाबू मेरे, ये दोनों तो पढ़ा ही चुका हूं। तो वेरिसीला जोस्टर है चेचक के लिए, चिकन पॉक्स के लिए वेरिसीला जोस्टर। चलो उसके बाद बात करें इसके प्रिवेंशन एंड क्योर की, प्रिवेंशन एंड क्योर की, रोकथाम तथा इलाज की, रोकथाम तथा इलाज। तो बाय द इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन, बाय द इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन,
ठीक है, गामा ग्लोबुलिन के टीके के द्वारा, ग्लोबुलिन के टीके के द्वारा, ये टीके के द्वारा, गामा ग्लोबुलिन के टीके के द्वारा, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन के टीके के द्वारा, ध्यान में इसको रख लेना है, ठीक है। चलिए, नोट हो गया ये फटाफट। आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये चैप्टर्स जो है बहुत लंबा है, तो थोड़ा सा तेजी से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट करते चले। देखिए, इसमें कोई बहुत अधिक आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। इसमें आपके पास जो है एक ही बुद्धि काम में आएगी, और वो बुद्धि है रट्टाफिकेशन। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे भी याद है, और कोई इसके पीछे कोई चारा नहीं है बच्चे। जहां ट्रिक की बात होती है वहां ट्रिक आपको बता दिया जाता है, जहां ट्रिक नहीं चलेगी वहां याद करना पड़ेगा आप लोगों को। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। तो मीजल्स के विषय में बात कर लिया। चलो, इसके बाद आपसे बात किसके विषय में करता हूं? बर्ड फ्लू के विषय में बात करता हूं, ठीक है। बर्ड फ्लू के विषय में, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के विषय में, ठीक है। अब ये जो बर्ड फ्लू होता है, इसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल वायरस है बच्चा? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है? वायरस देखो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, विषाणु कौन सा है? तो विषाणु हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा हो जाता है? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है, जिसको शॉर्ट में H5N1 के द्वारा आप लोग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? H5N1, याद रखा कीजिए, H5N1 इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इस वायरस को पेपर में ज्यादातर इसी कोड का उपयोग किया जाता है, H5N1। तो ये कौन सा है भैया? ये स्वाइन फ्लू का है। सर, हाउ मेनी एज मिसल्स बताया तो आपको। जनरली बच्चे जो होते हैं 5 साल के बच्चे तक के में खसरा का ज्यादा डर रहता है, बाकी 12 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताया बच्चे, ठीक है। अब देखो, ये जो होता है, जैसे इसके नाम से ही पता कर सकते हो कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता होगा, इसका फैलाव किसके द्वारा होता होगा, आप समझ सकते हो। ट्रांसमिशन की बात करोगे तो इस रोग का नाम क्या है? इस रोग का नाम है बर्ड फ्लू। तो पक्षियों के द्वारा ये फैलता है, पक्षियों के द्वारा, चाहे आप बाई बर्ड कह लीजिए, चाहे आप मुर्गियों के द्वारा कह लीजिए, चाहे बतखों के द्वारा कह लीजिए, या अधपका मांस खाने से या अंडे खाने से, इन सारी चीजों से इनके द्वारा क्या हो जाता है? बर्ड फ्लू का फैलाव होता है। तो बर्ड फ्लू के नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि बाई बर्ड पक्षी के द्वारा कर सकते हैं, चाहे डक्स कह सकते हैं, बतख के द्वारा हो सकता है, या इवन हैन के द्वारा हो सकता है, या एग के द्वारा हो सकता है, या सेमी कुक्ड मीट के द्वारा हो सकता है, अधपका मांस के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो ये पक्षियों के द्वारा हो गया इसका फैलाव, पक्षियों के द्वारा, पक्षियां कौमा बतख हो गया, मुर्गियां हो गई, मुर्गियां हो गया, अंडे हो गया, अधपका मांस हो गया, अधपका मांस द्वारा। तो इस तरीके से बर्ड फ्लू का, इसीलिए देखिए, जब बर्ड फ्लू के केस के अंतर्गत जब बात किया जाता है तो आपको मना किया जाता है कि इस तरह की चीजों से को खाने के लिए, मीट वगैरह को खाने के लिए मना किया जाता है। अब बात कहोगे बच्चा कि सर इसमें प्रभावित अंग क्या है? ठीक है, प्रभावित अंग क्या है? इसके अंदर अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? तो प्रभावित अंग जो होता है इसमें लीवर होता है। कौन सा हो जाता है? लीवर हो जाता है बच्चा, यकृत हो जाता है, ठीक है। तो प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है? लीवर हो जाता है। अरे सामान्य अंडे खाने से नहीं होगा, जब बर्ड फ्लू चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर चिकन बर्ड फ्लू से पीड़ित है तो उस मुर्गी के द्वारा जो अंडा होगा, उस अंडे के द्वारा भी तो बर्ड फ्लू हो जाएगा। मिसल्स का प्रिवेंशन क्या हो जाता है? मिसल्स का प्रिवेंशन ये हो जाएगा कि मान के चल लीजिए कि ये हवा के द्वारा
फैल रहा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई बच्चा खसरा से पीड़ित है तो उसके संपर्क में आने वाला बच्चा ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा, स्वस्थ बच्चे को उससे दूर रखा जाएगा। ठीक है भैया, मास्क वगैरह का यूज किया जाएगा, दूरी बनानी जरूरी होती है इसके अंतर्गत। अफेक्टेड ऑर्गन इसमें क्या हो गया, लिवर हो गया। अब बात करें कि इसके सिम्टम्स किस तरह के देखने के मिलते हैं हमारे पास, सिम्टम्स किस तरह के देखने को मिलते हैं, इसका लक्षण क्या है। तो जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों में संकुचन देखने को मिलता है। ठीक है, आंखों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है और क्या हो जाता है, आपको खांसी आती है, कफिंग आती है। ठीक है, तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, पेशियों में संकुचन या दर्द, पेशियों में संकुचन या दर्द, आई इन्फेक्शन। ठीक है, आई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, आई इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्या हो गया भैया, आंखों में संक्रमण, आंखों में संक्रमण। ठीक है, खांसी हो गया, कफिंग, खांसी, खांसी आना इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास सिम्टम्स हैं किसके, ये सिम्टम्स हैं आपके पास बर्ड फ्लू के। ठीक है, अब कहोगे कि सर इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज क्या है, इसमें एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करोगे, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करोगे, प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज, रोकथाम तथा इलाज बच्चा पार्टी, इसमें किस तरह का इलाज किया जाता है, तो बाय द इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया, बाय द इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया, एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया के टीके के द्वारा, एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के टीके के द्वारा। ठीक है, एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया के टीके के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ठीक है, क्लियर, चलिए क्लियर। ऑर्थोमिक्स क्या पूछ रहे हो, ऑर्थोमिक्स विषाणु से कौन सा रोग होता है, अभिषेक मिश्रा साहब, ऑर्थोमिक्स विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है बच्चा, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहा जाता है, तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है ऑर्थोमिक्स से भाई मेरे। ठीक है, आगे कहोगे इन्फ्लुएंजा भी करा दूंगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूं। ये छोटी सी बात क्या है कि कई बार पूछ दिया जाता है कि इसका जो टेस्ट है, ठीक है, इसका जो टेस्ट है, इसके टेस्ट को, इसमें परीक्षण कौन सा किया जाता है, बर्ड फ्लू के लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है, टेस्ट पूछ दिया जाता है, परीक्षण कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो एक तो परीक्षण आपने देखा है, इसमें भी पीसीआर परीक्षण किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किया जाता है, साथ ही साथ एक इसमें टेस्ट किया जाता है, एएफटी टेस्ट है, एएफटी टेस्ट है, एएफटी टेस्ट होता है। अब कहोगे कि सर एएफटी टेस्ट क्या होता है, तो एएफटी होता है एवियन फ्लू टेस्ट। क्या बोला जाता है एएफटी को, एवियन फ्लू टेस्ट, और पीसीआर तो जानते ही हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद बात करते हैं किसके विषय में, स्वाइन फ्लू के विषय में। सर क्या एग का प्लांट भी होता है, सुना है। अरे नहीं भैया मोहित जी, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो अंडे का पौधा नहीं मिला हुआ है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपको बता दूंगा कि हाँ अंडे का भी पौधा होता है, कि पौधे से अंडे मिलते हैं। अब तक तो मुझे पता है कि भैया मुर्गियां बतख इन्हीं से अंडे मिलते हैं, बाकी आपने कहा हुआ है तो मैं पता करने का प्रयास करूंगा कि कोई पौधा है क्या कि जिससे अंडा मिलता है। अब तक तो मेरे पढ़ने में नहीं मिला हुआ है, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं हुआ है साहब। चलिए, स्वाइन फ्लू, अगली बीमारी देखिए स्वाइन फ्लू।
अब स्वाइन फ्लू के विषय में बात करें कि ये जो स्वाइन फ्लू होता है ये किस वायरस के कारण होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है, विषाणु कौन सा है बच्चा। स्वाइन फ्लू जो है, इस स्वाइन फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है, तो स्वाइन फ्लू जो होता है इसके लिए भी इन्फ्लुएंजा वायरस है। कौन सा है भैया, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा विषाणु। अब वहां पर देखिए बर्ड फ्लू के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा वेरिएंट था, H5N1, इसमें होता है H1N1, दोनों 1 होंगे, H1N1, ठीक है भैया, ये है स्वाइन फ्लू के लिए H1N1, ठीक है, H1N1, क्लियर। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर कौन सा है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहिएगा कि सर आपने बर्ड फ्लू में भी वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की भी फैमिली है, तो H5N1 जो होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के अंतर्गत अगर ऑर्थोमिक्स वायरस है तो सीधे इन्फ्लुएंजा या फ्लू की बीमारी होगी, अगर H5N1 है तो बर्ड फ्लू होगा, H1N1 है तो स्वाइन फ्लू होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, ध्यान रखना पड़ेगा पेपर के अंदर, ठीक है। अब बात किया जाए कि इसका फैलाव किसके द्वारा होता है भैया, तो सुअरों के द्वारा होता है। इस वायरस को कौन लेकर चलता है, इसको सुअर्स लेकर चलते हैं, तो सुअरों के द्वारा होता है। तो ट्रांसमिशन की बात करोगे, इसका फैलाव कैसे होता है, तो बाई पिग होता है, सुअर के द्वारा, सुअर के द्वारा होता है, ठीक है। इसीलिए स्वाइन फ्लू का जब केस चलता है तो रिहायशी इलाकों से सुअरों को हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का जो होता है, एक तो बाइपिग के द्वारा हुआ था, अब सुअर के द्वारा भी फैलेगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति, ध्यान में रखा कीजिएगा, स्वाइन फ्लू भी कैसी है, संक्रामक बीमारी है। तो जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो जाएगा, उस व्यक्ति के छींकने या खांसने से उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो जाएगा। तो बाइपिग कर सकते हैं और बाई कफिंग एंड स्नीजिंग भी कर सकते हैं। कफिंग एंड स्नीजिंग संक्रामक रोग है ये, कफिंग एंड स्नीजिंग, स्नीजिंग खांसी तथा छींक के द्वारा। ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास बीमारी है, इस बीमारी के अंतर्गत जो होता है कौन सा ऑर्गन पीड़ित होता है, तो इसमें श्वसन नली पीड़ित होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पीड़ित होती है, ठीक है। तो इसमें पीड़ित की बात करें कि अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा है, ठीक है। प्रभावित अंग जो है इसमें कौन सा है, प्रभावित अंग इसमें हो गया आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन नली हो गई, श्वसन नली हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी। हाँ, कम्युनिकेबल, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आएगा आशीष भाई, इसको कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर रखेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से देखो, पिजन जो है, अब एक बात बताओ फरहान भाई, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाओ। अब आप लोग को जब मैंने पक्षी कह दिया तो कबूतर जो है, कबूतर जानवर में थोड़े आता है, कबूतर भी तो पक्षी में आता है। जब बाई बर्ड्स लिख दिया तो सभी बर्ड्स हो गए। अब कहोगे कि सर गौरैया चिड़िया के द्वारा हो जाएगा, गौरैया के अंडे के द्वारा हो जाएगा, कोई भी पक्षी हो सकता है, पैरट भी हो सकता है, जब चाहे वो कबूतर हो चाहे पैरट हो, हम लोग सभी पक्षियों की बात कर रहे हैं, बाई बर्ड्स कह रहे हुए हैं, बाई डक्स कह रहे हो, बाई हेन्स कह रहे हैं, तो वो चाहे पिजन है या फिर चाहे पैरट है या कोई स्पैरो है, सबके द्वारा हो जाएगा ना। ये चीज तो ध्यान में रख लो आप लोग, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन इसमें क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया बच्चा, ठीक है। अब बात करें कि इसके अंदर लक्षण क्या है, तो देखो बुखार होता है, खांसी होती है और पूरे शरीर में दर्द होता है। तो अगर सिम्टम्स की बात करोगे, सिम्टम्स की बात करोगे कि सर इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण देखो इसके क्या हैं, फीवर हो गया, कफ हो गया,
कफिंग हो गया, एक्यूट बॉडी पेन हो गया, एक्यूट बॉडी पेन हो गया, बॉडी पेन हो गया, है ना। क्या हो गया हमारे पास, बुखार हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, ठीक है, संपूर्ण शरीर में दर्द, शरीर में दर्द, ठीक है। अब बात करें कि इसका हमारे पास इलाज क्या है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा इसका किया जाता है, टीकाकरण होता है स्वाइन फ्लू का। कैसे कोरोना का टीकाकरण हो रहा है उसी तरीके से इसका भी होता है। तो प्रिवेंशन एंड क्योर बाय वैक्सीनेशन। और क्या करना है, संक्रमित व्यक्ति से दूरी लगानी है, मास्क वगैरह का यूज करना है। स्वाइन फ्लू में भी 2 गज दूरी इसमें भी जरूरी है। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करोगे बाय वैक्सीनेशन, टीके द्वारा, वैक्सीनेशन टीके के द्वारा, टीके के द्वारा। अब कहोगे कि सर क्या इसको पता करने के लिए किसी प्रकार का टेस्ट किया जाता है? भैया अगर टेस्ट की बात करोगे तो चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे से इन्फेक्शन के विषय में पता चलता है। अगर आप बात करोगे कि सर इसमें किस तरह का टेस्ट किया जाता है स्वाइन फ्लू को पता करने के लिए, अगर आप कहो कि सर इसमें टेस्ट बताइए, परीक्षण बताइए इसका, तो ध्यान में रखा कीजिए इसमें किया जाता है बच्चा पार्टी, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, छाती का एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। या फिर क्या किया जाता है, सीबीसी किया जाता है, सीबीसी किया जाता है। दूसरा टेस्ट कौन सा है, सीबीसी है। सीबीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड काउंट। तो सीबीसी टेस्ट किया जाता है। या फिर इसमें क्या किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, जिसके द्वारा इसकी इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सीबीसी हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया आपके पास, चेस्ट एक्सरे हो गया। किसके लिए, स्वाइन फ्लू के लिए हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगली बीमारी को लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला मैं आपसे बात करूंगा हेपेटाइटिस के विषय में। तो हेपेटाइटिस 3 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो इनको अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। बच्चों किसके विषय में बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए जो है इसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यस, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। टीके का नाम कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ है पीयूष सैनी साहब, टीके का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। जहां पर स्पेसिफिक नाम होगा मेरे भाई बता दूंगा। आप जैसे कहोगे कि कोरोना का टीका का क्या नाम है, तो कोविशील्ड हो गया या इस तरह की चीजें, ये जो है ये प्रोडक्ट नेम है। उन सबको हम लोग बोलते हैं कोविड वैक्सीन ही बोलते हैं, याद रखा कीजिए। तो वहां पर केवल वैक्सीनेशन ही ध्यान में रखना, इस तरह का कोई इसका साइंटिफिक नेम नहीं है बच्चा, इसीलिए यहाँ पर इसको केवल आप वैक्सीन ही लिखोगे। अब हेपेटाइटिस ए जो है बच्चों, इस हेपेटाइटिस ए के लिए ध्यान में रखिएगा जो वायरस है, जो वायरस है, जो विषाणु है, इस विषाणु का नाम क्या है, HAV कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ये कौन है, हेपेटाइटिस ए, तो इसको बोला जाता है हेपेटाइटिस ए वायरस बोला जाता है। जैसे कोरोना बीमारी जो है, कोरोना का वायरस का ही नाम है कोरोना वायरस, उसी के आधार पर बीमारी का नाम हमने कर दिया है कोविड। कोविड का तात्पर्य क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से HAV बोला जाता है इसके वायरस को, या इसको फिर हेप्टो वायरस भी कई बार बोल दिया जाता है। कई बार इसको क्या बोल दिया जाता है, हेप्टो वायरस भी बोल दिया जाता है, हेप्टो वायरस भी बोल दिया जाता है बच्चों, हेप्टो वायरस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। हेप्टो वायरस भी बोल दिया जाता है इसको, HAV, ठीक है। तो हेप्टो वायरस कह दिया जाता है। अब देखो बात किया जाए कि इसका फैलाव कैसे होता है, तो फैलाव होता है दूषित जल तथा भोजन के द्वारा। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें हम लोग कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इसका, तो ट्रांसमिशन इसका फैलाव हो जाता है बच्चों कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड, ठीक है।
दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, जल के द्वारा, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्कुल निखिल, चलो बिल्कुल याद करते चलना है। अब बात करते हैं बच्चा कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा। अभी आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, पढ़ोगे ना, रिवीजन करना शुरू करोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो मुझे ध्यान में है तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे फिर रिवीजन करते रहोगे साप्ताहिक रूप से तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकृत होता है, हेपेटाइटिस वाले जितने केस हैं सबके अंदर यकृत चलता रहेगा, तो कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, अब देखो बात किया जाए कि इसमें क्या हो जाता है, इस रोग के अंदर क्या हो जाता है, तो बुखार हो जाता है, और पीलिया जो जॉन्डिस कहते हो ये यही है, हेपेटाइटिस ए को ही जॉन्डिस बोला जाता है। ठीक है, बेचैनी देखने को मिलती है, और जो पीत है वो पीत रक्त से अलग हो जाता है। आपका पीत रस जो होता है इसमें बिलीरुबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जो पीले रंग का पिगमेंट होता है वो रक्त से अलग होना शुरू हो जाता है, इसीलिए शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करोगे, सिम्टम्स की बात करोगे कि इसके अंदर लक्षण क्या हैं, तो लक्षण देखो बच्चों, फीवर है, फीवर है, बुखार है, ठीक है, जॉन्डिस है, जॉन्डिस, पीलिया देखने को मिलता है आपको, पीलिया देखने को मिलता है, और क्या हो रहा है, बाइल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है ब्लड से, बेचैनी देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, बेचैनी देखने को मिलती है, सेपरेशन ऑफ बाइल फ्रॉम द ब्लड, सेपरेशन ऑफ बाइल फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, पीत का रक्त से अलग होना, पीत का रक्त से अलग होना, रक्त से अलग होना। ध्यान में रखिएगा कि पीत के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, पीत के अंदर पिगमेंट जो पाया जाता है, इस पिगमेंट का नाम क्या है बच्चा, यहां पर लिख देता हूं, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है किसके अंदर, आपके पीत में बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये अलग हो जाएगा जिसके चलते पीलिया होना शुरू हो जाता है, पीला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपके पास, बिलीरुबिन हो गया, सेपरेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो होता है वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हैवरिक्स नामक वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ, प्रिवेंशन और क्योर की बात करोगे कि इसमें किस तरीके से इसकी रोकथाम किया जाता है, प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करोगे, रोकथाम तथा इलाज की, रोकथाम तथा इलाज की बात करोगे तो यूज ऑफ हैवरिक्स वैक्सीन, हैवरिक्स टीके का उपयोग, हैवरिक्स टीके का उपयोग किया जाता है इस बीमारी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और यहां पर आज की क्लास को विराम देंगे, इससे बाद की बातें जो हैं वो अगले क्लास के अंदर हम लोग करेंगे, क्योंकि समय जो है वो समय समाप्त हो गया हुआ है। और आप लोग कोशिश किया कीजिए कि इन सबको साथ साथ पढ़ते चले हुए चलते चलिए, इसको छोड़ दीजिएगा बाद में तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग लर्न करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन करते रहिए, आपको आसानी से सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास में और इससे आगे की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप एग्जामपुर के साथ जुड़े रहिए, सभी क्लासेस को अटेंड करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए तो फिर, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।